हमारा यही है कि जन जागरण होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट में खास करके ये स्थिति जो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर ये सब लोग हैं, उनकी बात कौन उठाता है, कौन करता है। अभी आपने देखा होगा बिहार विधानसभा में हमने उठाया था कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन आप कीजिए। तो मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जीतन राम मांझी जी लगातार चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। अभी से ही आप रैली लगातार कर रहे हैं, सब पार्टियों के नेता आराम कर रहे हैं, आप 1 साल से घूम रहे हैं। क्या कुछ नतीजा निकल रहा है, घूमने का फायदा हो रहा है? देखिए, हम जो घूम रहे हैं और घूमते हैं, निश्चित रूप में चुनाव से उसका कोई मकसद नहीं है। और ये आज नहीं, जब 1980 से ही हम आए हैं तो जनता के बीच रहे हैं, जनता के सरकारों से मेरा संबंध रहा है। और यही कारण है कि आज 8 बार विधानसभा में हम आने का काम किया है। ना हमारा कोई गॉडफादर है, ना हमारे और कोई बात है। एक पार्टी बना ली है हम लोगों ने। पार्टी में वैसे सबसे निरीह तबके के लोग हैं जिनका कोई स्थान राजनीति में नहीं था। आज जहाँ भी मीटिंग हम लोग करते हैं, सब बोलता है तो कहता है कि ये हमारी पार्टी है कि आज हमको स्टेज मिला है बोलने का, नहीं तो पहले कोई नहीं देते थे। तो हमारा यही है कि जन जागरण होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट में खास करके ये स्थिति जो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर ये सब लोग हैं, उनकी बात कौन उठाता है, कौन करता है। अभी आपने देखा होगा बिहार विधानसभा में हमने उठाया था कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन आप कीजिए। कोई कर रहा है, 38 विधायक यहाँ हैं, लेकिन हम जन सरकार की बात है इसलिए उठाते हैं। हम और तरह की बातें भी उठाए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे, उनकी संवेदना से हम जुड़े नहीं रहेंगे, तो वास्तविकता हम कैसे कर सकेंगे। अफसोस है कि हमारी बातों का कोई बहुत लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं। और आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री के रूप में हम 9 महीना रहे और उसमें 34 तो अकाट्य निर्णय लिया था, ऐसे सैकड़ों निर्णय ऐसे थे जिस पर अगर अमल करता बिहार के लोग या बिहार की सरकार करती तो बिहार के दशा दिशा में ज़रूर चेंज होता। और बिहार का दशा दिशा में मतलब आज हमारे के यहाँ अरबपति, करोड़पति सब लोग पकड़े जा रहे हैं। और दूसरे तरफ हमारे के यहाँ आप देख रहे हैं कि 98-94 लाख लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। भाई 76 बरस बीत गए आज़ादी के, अब 140 करोड़ में 94 लाख गरीबी के रेखा से नीचे हैं, तो स्थिति बहुत भयावह है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अलग बात है। जीतन मांझी का काम वही होता है, उनके साथ जाना, उनके दुख दर्द में शामिल रहना। और कभी आज तक हमने चुनाव की बात अपने लोगों से नहीं की है इस लोकसभा के चुनाव का संदर्भ में। इसीलिए एक कहना कि हम चुनाव प्रचार में हैं, कभी नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि संगठित रहो। और बाबा अम्बेडकर ने जो कहा था कि राजनीति एक चाबी है, विकास ताला है, जब तक चाबी नहीं लोगे तो विकास तुम्हारा नहीं होगा। इसके लिए तुमको एक होना होगा। एक हो करके तुम अपना पॉलिटिकल निर्णय लो तो निश्चित है कि तुम्हारा कद बढ़ेगा, तुम्हारी मान मर्यादा बढ़ेगी। इसकी चर्चा हम आपको करते लगता हैं। है कि दलितों, महादलितों का विकास जो होना चाहिए था, नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आप इसी से जान लीजिए ना कि विकास का पैमाना है साक्षरता, शिक्षित होना। बाबा अम्बेडकर ने भी कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि। अब आज 77 बरस गुजर गए। आज समूचे इंडिया का साक्षरता दर 80% के आसपास है। बिहार की भी साक्षरता दर लगभग 76-77% है। लेकिन शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर कितनी है? पहले था
28%, इधर 4% बढ़ा है, 32%। तो अभी भी कहने का मतलब है कि 32% हमारी साक्षरता है, तो 68% अभी हम लोग इलिटरेट हैं। तो जब इलिटरेट हैं तो फिर हमारा विकास कहाँ हुआ? जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ मिलता है महादलितों को? कैसे मिलेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझता नहीं है। आज ऑनलाइन की प्रक्रिया चली है, बहुत से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं ऑनलाइन नहीं जानते हैं, इसलिए उनका काम नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे गरीब लोग आज जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। इत्तेफाक से कुछ मिल जाता है आपके या और लोगों के खिदमत से या मदद से, यही बात हुई है। पढ़ाई लिखाई में जैसे वहीं आमूसर एक कम्युनिटी है जिसकी साक्षरता दर पहले 3% था, आज 7% समथिंग हो गया है। यही बढ़ोतरी हुई। और शेड्यूल कास्ट का पहले था 13%, 17% हुआ, आज 30% है। यही बढ़ोतरी हुई। चिराग पासवान ने सुशासन पर, नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाया है और कहा है कि बिहार जहां पहले था वहीं आज भी है, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये कहना उनकी गलत है। बिहार जैसे पहले था वैसे नहीं है। ये तो वही बोल सकता है कि दिन में एक चिड़िया को नहीं पता चलता है कि सूरज उगा हुआ है कि नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसी तरह से सोचने वाले, देखने वालों की बात है। आज साहब 22 घंटा बिजली मिल रही है, जहाँ 400-500 मेगावाट बिजली मिलती थी। 80 के आसपास में हम विधायक हैं, आज साहब 7,000 मेगावाट बिजली दी जाती है। ये विकास नहीं है क्या? पहले सड़कें ऐसी थी कि यहाँ से हम लोग किशनगंज या बेतिया जाते थे तो 2 दिन लगता था आने जाने में। आज साहब 5 घंटा में चल जाते हैं, 5 घंटा में आ जाते हैं। ये विकास नहीं है क्या? रही बात किसानों का, तो किसानों में आप देखते हैं कि जब हम 2015 में हम थे तो 21 लाख मीट्रिक टन धान की उगाही करने की बात होती थी। आज साहब 45 लाख मीट्रिक टन की बात होती है। ये विकास नहीं है क्या? तो कहने का मतलब कि सभ्यक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन तो भी बिहार आज कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए, आज बिहार गया पटना में ही देखिए, चाहे ज्ञान भवन हो और प्रकार की बात हो, राजगीर में देखिए, बोधिया में देखिए और वैशाली में देखिए, इन सब जगहों में जो धरोहर हमारा है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कहने का गरज ये है कि विकास नहीं हुआ है, एक कहना पूर्ण बेईमानी है। हाँ, सभ्यक विकास होना चाहिए था, वो नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं कि यहाँ बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, विधवा लोग हैं, इसको 400 मात्र रुपया पेंशन देने का क्या औचित्य है, जब दूसरे राज्यों में 1,000, 2,000, 2,500 तक दिया जाता है। तो इस माने में कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, जो हमने असेंबली में भी कहा है कि यहाँ बंदोपाध्याय साहब का जो रिपोर्ट है भूमि सुधार के संबंध में, उन्होंने कहा कि यहाँ 22 लाख एकड़ ज़मीन है, वो चाहे भूटान की ज़मीन हो, चाहे सिली की ज़मीन हो या बिहार सरकार की ज़मीन हो। तो 22 लाख एकड़ ज़मीन हमारे पास है और यहाँ भूमिहीन किसान कितने हैं जो किसानी कर सकते हैं? उनकी संख्या लगभग 15 लाख के आसपास में है। तो आज भी अगर 1-1 एकड़ दे दिया जाता तो बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं बचता जिसको कि 1 एकड़ से कम ज़मीन हो। बच गई 6 लाख एकड़ ज़मीन और बचती, उसी में 3 डिसमिल के जगह पर आप 5 डिसमिल ज़मीन देते हैं, इंदिरा आवास बना देते। ये एक बात है, यहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हम कहते हैं कि कोई विकास नहीं। आज किसान का मामला है, किसान में चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार का मामला से हो, अन्नदाता स्कीम चला है, उसमें बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहले हम लोग देखते थे 1980 में कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीना में 10, 12, 15, 20 आदमी जाते थे और नहीं तो वहाँ के बेड पर शुगर, गधा, कुत्ता बैठते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
एक महीना में 20,000, 25,000, 30,000 आदमी आते हैं और दवाइयाँ मिलती है, 50 किस्म की दवाइयाँ हैं। चिराग पासवान क्यों गवर्नेंस पर सवाल उठा रहे हैं, सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी उनकी क्या है? बहुत हम ऐसा अभी नहीं कहेंगे, लेकिन कहने का कुछ लोगों का अपना अपना अंदाज होता है, तो अपना अंदाज में कह रहे हैं, जिसे लाभ हानि की बात भी सोचते हैं। इसलिए अभी चूँकि वो एनडीए में हैं और रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, रामविलास पासवान जी को हम लोग बहुत इज्जत देते थे, इसके आधार पर चिराग पासवान को भी हम लोग इज्जत देते हैं, हमारे पुत्रवत हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो जो बोल रहे हैं उस पर हमारे एनडीए गठबंधन के लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। और वो धमकी दे रहे हैं क्या? अब ये बात स्पष्ट हम नहीं बोल, सीटों को संख्या को लेकर दबाव बना रहे हैं? अब ये सब आपकी बात है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, हम कहते ही रहते हैं प्रायः, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि जब तक एनडीए की बैठक नहीं होती है और बैठक में तय नहीं होता है कि किसको कितना सीट मिलता है, तभी न सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात होगी। तो बैठक हो रही है सर, और नीतीश कुमार विदेश दौरा रद्द करके आ रहे हैं। हाँ, तो हो रही है, तो उसका रिजल्ट आएगा तो हम लोग बाद में करेंगे, बात करेंगे। इसमें विदेश से लौट रहे हैं नीतीश कुमार समय से पहले, उसको देखकर कैसे सोचते हैं? अब वो गए थे विदेश में कुछ देखने सुनने, तो देख लिए होंगे, सेटिस्फाइड हो गए होंगे। वहाँ का अध्ययन आज देखिए, पटना में साइंस सिटी के संबंध में भी चर्चा वहाँ किया, स्कॉटलैंड में, वो सब देखे सुने हैं, उसका अध्ययन करके वो संतुष्ट हो गए होंगे, तो सोचते होंगे कि फालतू समय रहने का क्या ज़रूरत है। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक है दिल्ली में, और घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे उसमें, कहा जा रहा है। आप लोगों को नेता नहीं आया? नहीं, हम लोगों को कोई इसकी जानकारी नहीं है। भाजपा की बैठक हो रही है, भाजपा लोग अपना तय कर रहे हैं, मेजर पार्टी भाजपा है। एनडीए के लोगों को बुलाएंगे, जिसमें अगर हम लोगों को भी बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे, और नहीं तो फिर अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। देर नहीं हो रही है सीटों के बंटवारे में? नहीं, देर नहीं हो रही है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, 14 तारीख को नोटिफिकेशन होगा। ऐसा हुआ है बहुत बार, ये नोटिफिकेशन होने के एक सप्ताह बाद तक सीट शेयरिंग होते रहा है, तो अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, इसलिए देर क्या है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी डिमांड क्या? हमरा कोई डिमांड नहीं है, बिना शर्त के हम एनडीए में हैं, हमको कुछ शर्त नहीं है, जो भी जिस तरह से सुविधा मिलेगी लड़ने के लिए या और पद की, वही स्वीकार है। हक आपका कितना सीटों पर बनता है, जो अभी गणित है? हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, बहुत बोलेंगे तो मीटिंग में बोलेंगे, आप लोगों के सामने नहीं बोलेंगे। तो गया सीट तो क्लियर हो गई है, हमको जो सूचना है गया सीट से आपको मिल। आपको मतलब हुई है तो आपसे हमने जाना कि गया सीट क्लियर हुई है, लेकिन हमको नहीं मालूम है। और कौन कौन सीट जो फेवरेबल है आपके लिए, आसान मन बढ़िया रहे? हमारे लिए बिहार में दर्जनों सीट ऐसा है जहाँ कि हम जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब 400 सीट जिताना है नरेंद्र भाई मोदी जी को, तो हम जिताने के लिए दर्जनों सीट पर हमारा प्रयास होगा और हम सफल रहेंगे। जिताने और हराने की ताकत के आधार पर ही तो सीटें मिलती हैं माझी जी। आप तो बोलते हैं, ईमानदारी से बताइए। नहीं, हम निगेटिव कभी नहीं सोचे। नेगेटिव कहाँ कर रहे हैं आप, पॉजिटिव बताइए, कितने सीटों पर लाना चाहते हैं? पॉजिटिव यही है कि हम 400 सीट पर एनडीए को जिताना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने गया में कहा है, लगता है कि आप आज भी आहत हैं नीतीश कुमार के उस बयान से जो विधानसभा में दिया था, और आपने कहा कि भाई हमने भी कर्जा उतार दिया, आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया था तो हमने भी आपकी कुर्सी बचा ली। देखिए, जिस समय ये बात बोले थे उस समय की बात थी, गंगा का पानी प्रवाहित होता है और आज यहाँ है गंगा का पानी, तो कल हो सकता है बंगाल के खाड़ी में वो पहुँच जाए, तो फिर उन बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस समय की बात कही होगी उस समय की बात है। अब की बात यही है कि हम एनडीए के पार्टनर हैं, नीतीश जी एनडीए में आ गए हैं, उनका हम दिल से स्वागत किया है, आज उनके साथ हम हैं। कल ही का बयान आपका आया है, स्कूल में आपने दिया था कि उन्होंने कहा कि आपको मैंने भूल की मुख्यमंत्री बना दिया, तो मैंने भी तो बना दिया आपको मुख्यमंत्री, आपने कहा। कभी कहा होगा, कल की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, जहाँ जिस दल में जिस गठबंधन में रहता है तो उसको तो मदद करता ही है ना, जो भी उसकी क्षमता है, तो उस लाइन पर हम लोग मदद किया है एनडीए को यहाँ रिज्यूम करने के लिए, तो इसमें कहने की क्या बात है।
नीतीश सरकार को बचाने में आपकी अहम भूमिका रही इस बार। इसमें हम नीतीश सरकार की बात नहीं, हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के लिए काम किया है और हम अपना फ़र्ज निभाया है। आपको सीएम बनाया तो आपने भी सीएम की कुर्सी बचा ली। तो ठीक है, वो सब कहने की सब इतना कुदेरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम किया है और एनडीए के पक्ष में काम किया है और इसको कोई कर्ज चुकाने की बात से नहीं जोड़ना चाहिए। चिराग पासवान को 8 सीट का ऑफर है इंडी गठबंधन से, 6 बिहार में या 2 यूपी में। ये आप जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं ऐसा। नहीं तो खबरें चल रही हैं हर जगह। नहीं, हम खबर नहीं देखते हैं, आप ही से सुना है। इस तरह का ऑफर है तो क्या सोचते हैं आप? अब हम क्या सोचेंगे, सोचना है चिराग जी को, राजहित में निर्णय लेना है, देश हित में निर्णय लेना। अभिभावक हैं, सलाह दे सकते हैं कि डोरा डाला जा रहा है। सलाह तो यही हम देते हैं कि अभी के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प भारत में नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी हर दृष्टिकोण से हिंदुस्तान को, भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनको अगर कोई देखा जाता है कि धार्मिकता के आधार पर ही बात कर रहे हैं तो भी बात नहीं है। धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक कार्यक्रम से भी जुड़ता है वो मामला। आज विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू, एकता स्टैचू बना दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वहाँ जा कर के देखिए कि वीरान जगह है, आज स्वर्ग हो गया है। वहाँ लाखों लोग को नौकरियाँ मिली है और वहाँ 2 साल 3 साल में कई 1 करोड़ रुपया पर्यटन से मिला है। आज अयोध्या में बना है तो अयोध्या में श्री राम लला का ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वहाँ 4 दिन में वहाँ 200 करोड़ रुपया आया है। ये भारत के लिए और यहाँ के लिए आवश्यक है। वहाँ हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं, पर्यटन उद्योग उससे आगे बढ़ेगा तो खेती से भी बढ़ता है, पर्यटन से भी बढ़ता है, व्यापार से भी बढ़ता है। बिहार का चौमुखी विकास के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, एक काबिल तारीफ़ है। इसलिए कोई आदमी अगर एनडीए के खिलाफ़ बोलता है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भारत के विकास का दुश्मन है। मोदी जी 40 सीटें जीतना चाहते हैं बिहार का, पिछली बार 39 जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारे हैं लगातार, उससे नहीं लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट कम होगा इस चुनाव में? देखिए, नीतीश जी जो भी किए हैं राज्य के भलाई के लिए किए हैं और बोलते थे, उस चीज़ को आप लोगों को देखना चाहिए। जब तेजस्वी जी के सामने बोलते थे कि हम 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने देंगे बिहार में, इसका क्या मतलब था? मतलब उस समय जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उससे वो बहुत अपने को दुखी मानते थे और अंततोगत्वा उन्होंने एनडीए का साथ दिया और वो जो जंगल राज आने की संभावना थी या कुछ हद तक आ रही थी जंगल राज की बात, उसको उन्होंने डिफाई कर दिया। बार बार पला बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा उनका इमेज की छवि को? महामाया बाबू एक यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ दिन हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि राजहित में अगर 100 बार भी हमको पार्टी बदलना पड़ेगा तो भी हम बदलेंगे। तो कहने का मतलब है कि तालाब में पानी गंदा एक जमा होता है तो गंदा हो जाता है, लेकिन नदी की पानी प्रवाहित होते रहता है तो साफ होते रहता है। तो कहने का राजनीति में भी है, राजनीतिक चलायमान है। अगर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को डिसीजन लिया जाता है तो उसको पल्ला बदलने की बात नहीं कही जाएगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराना चाहते हैं। ये सब आप लोगों की बात है, हेतु मतभूत की बात हम नहीं कर सकते। विधानसभा भंग करने की नहीं योजना है? हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये आप लोग जानते हैं। बस हो गया, कितना आप बोलिएगा। तो आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी को, तमाम सवालों का इन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया, लेकिन जितना खुलकर पहले बोलते थे अब नहीं बोल रहे हैं। जब विपक्ष में थे तो मोदी की जमकर घेराबंदी करते थे, अब जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का जो साथ नहीं देगा वो देश का दुश्मन है।